सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम धामी ने 5 जल विद्युत परियोजना को शुरू करने को लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है। ओम बिरला को 4 धाम का प्रसाद दिया गया, साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए गए। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा यहां हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान यहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से देहरादून मजदूरी के लिए आए थे। मामला देहरादून के दीपनगर क्षेत्र का है। पहली सरिया चढ़ाई थी ऊपर, तो वो सरिया ही लग गई थी लाइट तार में। ये 3 लोग ऊपर थे। कौन कौन थे, क्या नाम है इनका? रवि, राहुल, सोनू। अच्छा, इसमें से डेथ किसकी होगी? रवि की। अच्छा, तो परिवार तुम्हारा सबका बरेली में रहता है? जिला बरेली लगता है हमारा। गांव कौन सा है? बंजरिया। और 2 घायल आए थे और एक मृत व्यक्ति आया था, नाम उसका रवि है, उम्र 20 साल के करीब। और एक घायल 2 घायल जो है उनमें एक का नाम राहुल है जो 18 साल की उम्र का है, और एक किशन पाल उर्फ सोमू वो 35 साल की उम्र का है। ये दोनों 35 से 40% के करीब जले हुए हैं, इलेक्ट्रिक बर्न है। ये काम के दौरान कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही थी, जैसा जानकारी मिली है मुझे। रुड़की से खबर, जहां पर सालियर माधोपुर में कंपनी के गोदाम में देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही यहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, जिन्होंने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी है। हरिद्वार में कांवड़ियों के उपद्रव की एक और घटना सामने आई। कांवड़ियों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में लाठीचार्ज कर दिया। बुरी तरह से लाठियां भांजी हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से कांवड़िए यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं। लाठियां चलाई गई हैं इनकी तरफ से, और इतना ही नहीं, दुकानदार को बुरी तरह से पीटा भी गया है। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। उधर हरिद्वार में कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सैकड़ों कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। बादराबाद बाईपास पूरी तरह से जाम नजर आया। हाईवे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कांवड़िए पुलिस के ऊपर हावी होते नजर आए। यहां तक कि पत्थर भी फेंके गए पुलिस की गाड़ी के ऊपर। फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया भीड़ को संभालने के लिए। सीएम धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के 300 से ज्यादा फर्जी बाबाओं के पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। सोमवार को 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। सीएम धामी के आदेश पर अब बाज ऑपरेशन कालनेमी के तहत ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, और ऐसे बाबाओं को पकड़ा जा रहा है जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगने का काम करते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ मुस्लिम हिंदू बाबाओं की वेशभूषा में लोगों को लूट रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी में ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आस्था की आड़ में पनप रहे फर्जी बाबाओं पर अब कानून का डंडा चल चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अब तक कई जिलों में ऐसे ढोंगी पकड़े जा चुके हैं जो न केवल अंधविश्वास फैला रहे हैं बल्कि ठगी का काम भी कर रहे हैं। यही नहीं, इन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ हत्या, चोरी और डकैती जैसे अपराध के लिए केस भी दर्ज हैं। रामपुर, बिजनौर,
पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। जल्द ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पूर्व ही उधम सिंह नगर जनपद में कुछ पीर और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिन पर बलात्कार और अनहोनी होने के नाम पर जबरदस्ती धन लेने का आरोप है। देहरादून में 111, हरिद्वार में 55, उधम सिंह नगर में 120, टिहरी में 17 और नैनीताल में 9 फर्जी बाबाओं की पहचान हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई जिलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस को कुछ ऐसे भी मामले मिले हैं जहां कुछ ढोंगी बाबा दूसरे समुदाय से थे और बाबा के वेश में लोगों को झांसे में ले रहे थे और धार्मिक आस्था को हथियार बनाकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। संदिग्ध गतिविधियां पाई जा रही हैं और खासकर कुछ लोग धर्म अपना बदल कर देखा गया है कि जो है साधु संत के बेस में घूम रहे हैं, तो उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और इसी वेरिफिकेशन के क्रम में एक बांग्लादेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया था, जो अपना धर्म बदल कर यहाँ पर बाबा के भेष में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। तो ये कार्रवाई निरंतर जनपद में अभी चल रही। ऑपरेशन कालनेमी में फोकस सिर्फ वेशभूषा पर नहीं बल्कि असलियत पर है। पुलिस अब हर बाबा के दस्तावेज, पहचान पत्र और गतिविधियों की जांच कर रही है, जिससे धार्मिक आस्था को कारोबार बना चुके इन फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश होना जरूरी है। लेकिन जब तक हर जिले में ऑपरेशन कालनेमी में ढोंगी बाबाओं की सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के आदेश का आज देहरादून में सरकारी स्कूलों में असर होता हुआ देखा गया। प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक स्कूली बच्चे पढ़ते हुए नजर आए। टीचर्स के माध्यम से इन्हें पढ़ाया गया और सरकारी स्कूलों में श्लोक के उच्चारण के साथ ही दिन की शुरुआत की गई। संस्कृत के टीचर्स के द्वारा प्रार्थना सभा में 6 से 12 तक के बच्चों के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के अंश उन्हें समझाए गए और पढ़ाए गए। कल्चर से रिलेटेड और कृष्ण भगवान ने जो हमें उपदेश दिए हैं गीता में, वो हमने पढ़े। मैम हमने अध्याय 7 का श्लोक पढ़ा, जो जिससे हमें बहुत कुछ सीखा। और स्टार्टिंग में हमने गायत्री मंत्र करा, फिर उसके बाद हमने गीता के 2 श्लोक पढ़े। अच्छा श्लोक सुनने में भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा, मतलब बच्चे को भी सुनने में अच्छा लगा। बिल्कुल, बच्चे बड़े उत्साहित हैं क्योंकि विभाग द्वारा ये निर्देश थे कि गीता के श्लोकों को भी बच्चों को पढ़ाया जाए, और जिससे कि बच्चे अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सनातन के बारे में जान सकें। तो बच्चे बहुत अच्छे से उत्साहित होकर वो सीख रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रार्थना स्थल में भी उसका हम लोग उच्चारण करवाएं और बच्चों से श्लोक याद करा के उसका रेसिटेशन कराएं। खबर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर से चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाने से जुड़ी हुई है। ये आपको बता देते हैं कि कल यानी कि सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद से सिंबल बांटने का काम शुरू हुआ है, जो इस समय लगातार जारी है। सिंबल बांटे जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पहले चरण की वोटिंग 24 तारीख को होनी है इसी महीने की। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव चिन्ह बांटे जाने का कार्य शुरू किया गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब 22,429 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 11,000 पदों के लिए चुनाव होगा। 32,580 उम्मीदवार मैदान में हैं। अलग अलग पदों की बात अगर कर ली जाए, 1,000 से अधिक ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। 240 बीडीसी मेंबर हैं और 8 जिला पंचायत सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में पंचायत चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर व्यास, दारमा और मिलम घाटी में। यहां पर बसे हुए गांव में बारिश के समय पर चुनाव कराने में चुनाव आयोग के भी पसीने छूट जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। व्यास, दारमा और मिलम घाटी के ग्रामीण मौसम के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं।
इन गांव के ग्रामीण अपने मूल गांव के साथ ही निचले इलाकों में भी रहने आए हैं। सीजन के लिहाज से इन दिनों तीनों घाटियों के ग्रामीण मूल गांव में ही रहते हैं। बावजूद इसके बरसाती सीजन में इन गांव की राह आसान नहीं है। भारी बारिश के चलते यहाँ रास्ते तो अक्सर बंद रहते ही हैं, साथ ही आसमानी आफत कभी भी तांडव मचा सकती है। ऐसे में इन घाटियों में ग्रामीण पंचायत चुनाव का मतदान निचले इलाकों में कराने की मांग कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस मानसून काल में इन विभिन्न परिस्थितियों में जो चुनाव पंचायत चुनाव किया जा रहा है, 2014 में भी दोनों जगह पंचायत चुनाव किए गए थे। हमारी यही मांग है कि पंचायत चुनाव दोनों जगह किया जाए, और धारचूला में भी और धारवा क्षेत्र में। कि वो धारवा क्षेत्र विषम परिस्थितियों में जहाँ पे वो लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिक्कत भरा रहेगा। यही निवेदन करने आए कि वो उसको आप केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और मतदान प्रतिशत की दृष्टिकोण से भी आपको विचार करते हुए धारचूला क्षेत्र में इन्होंने मतदान केंद्र बनाना जाया चाहिए। व्यास और दारमा घाटी के ग्रामीण धारचूला में मतदान चाह रहे हैं, जबकि मिलम घाटी के मतदाताओं की पसंद मुनस्यारी है। इन तीनों घाटियों तक भले रोड पहुंच गई हो, बावजूद इसके यहाँ की राह अभी भी आसान नहीं है। दारमा में 12, व्यास 7 और मिलम में 3 ग्राम सभाएं वजूद में हैं। कुछ मौकों पर यहाँ मूल गांव के साथ ही निचले इलाकों में भी मतदान केंद्र बनाए गए थे। ऐसे में इन 4 पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। तो इनका जो ज्ञापन है वो हम माननीय आयोग तक पहुंचवा रहे हैं, साथ ही इनके द्वारा जो अपने विवरण दिए गए उसको भी पहुंचवा रहे हैं। तो जैसा भी माननीय आयोग का डायरेक्शन होगा उस हिसाब से हम व्यवस्थाएं करेंगे। बॉर्डर की इन घाटियों को लेकर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हैं। ऐसे में अगर मतदान निचले इलाकों में होता है तो ग्रामीणों के साथ ही पोलिंग पार्टियों को भी खासी राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर के साथ कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। देखेंगे 16 या 17 में भी, तो उसमें भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना कि एका दुक्का जो है हैवी रेन मिलेगी, और बाकी जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो जारी रहेगी, वो मिलती रहेगी। तो इसी तरह की स्थिति है। बाकी मैं कहूँगा कि जो बढ़ने की संभावना है बारिश की एक्टिविटी की, वो 19 तारीख के बाद रहेगी। तो 20, 21, 22 में अभी दिख रहा है कि अच्छी एक्टिविटी रहेगी, जिसमें हैवी रेन्स है और ज़्यादा जगहों पे मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति दिख रही है। तो हालांकि थोड़ा दूर है अभी, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो भी फिर आगे वार्निंग को उसकी ज़रूरत होगी तो वो देंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट में कई जगहों पर बारिश से नुकसान हुआ है। कुपड़ा, कुंसाला, त्रिखली गांव, यहाँ पर आपदा से पुल और पैदल रास्ते टूट गए हैं। इसी की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दूसरी ओर डीएम ने तीनों गांव को जोड़ने वाली सड़क के साथ क्षतिग्रस्त पुल की जगह पर वैकल्पिक मार्ग बनाने को कहा था, लेकिन अभी तक उस पर भी काम शुरू नहीं हो पाया। उसको नीचे अबेटमेंट को रिस्टोरेशन के लिए कल परसों से काम शुरू कर देगा, ताकि हम उसे पैदल मूवमेंट के लिए स्टार्ट वापस कर सकें। तो ये लगभग 10 दिन का काम रहेगा उनका हिसाब से, और हमने कहा है कि काम वो परसों से स्टार्ट कर दें, और 10-12 दिन में इसको अगर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अलाउ हम कर पाए, उसका सेफ्टी ऑडिट करके तो करेंगे, अदरवाइज पैदल के लिए उसको चालू करेंगे। चमोली जिले के घांघरिया क्षेत्र में नंदा नगर निवासी मनोज की हत्या के मामले में चरमौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी देवेंद्र चौहान के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। BNS 103 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें परिवारजनों के द्वारा जो गिरोह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, उसमें देवेंद्र चौहान, संदेश चौहान, पुष्पा देवी, योगेश एवं 2 अन्य लोग हैं। मामले में जो है विवेचना प्रचलित है और जल्द ही इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी वैधानिक होगी उसके अनुरूप की जाएगी। टिहरी जिले के लंब गांव पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस आजकल चेकिंग अभियान तेजी से चला रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्वाड़ गांव में एक घर पर छापा मारा। 60,70,000 के करीब ये पेटियां और 70 से अधिक ये पेटियां शराब की बरामद कर ली गई हैं। तस्करी के जरिए लाई गई ये शराब चुनाव से पहले वोटर्स के बीच में बांटी जानी थी। पुलिस ने एक्शन लिया। लक्ष्मण झूला योग नगरी ऋषिकेश की पहचान रहा है, लेकिन अब बजरंग सेतु नई पहचान बनेगा। देखिए रिपोर्ट। बिना लक्ष्मण झूला के जिक्र के योग नगरी ऋषिकेश की बात पूरी नहीं होती। 1929 में बना ये पुल अब हेरिटेज बनकर रहेगा और 96 साल बाद बना ये बजरंग पुल अब नई पहचान बनेगा। साल 2021 में खतरे के चलते लक्ष्मण झूला को बंद किया गया था, तो जनवरी 2022 में बजरंग सेतु बनना शुरू हुआ। 68 करोड़ की लागत का ये पुल बनकर अब तैयार है। सितंबर में उद्घाटन की बात हो रही है। बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला के ठीक बगल में बना है, ताकि बजरंग सेतु के गुजरने वालों को अतीत याद आता रहे। हम लोग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। डिग भी हमारा बन गया है। मैं अभी शुक्रवार को गया था देखने के लिए। तो कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, अप्रोच रोड का काम बचा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर इसको चालू हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ उसमें डेकोरेशन के कुछ काम होने हैं, ग्लास डेक वगैरह लगना, वो काम पैरेलली चल सकता है। लक्ष्मण झूला की रिप्लेसमेंट में बना बजरंग सेतु अपने आप में खास है। टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ने के साथ बजरंग सेतु ऋषिकेश के मुनि किरेती और स्वर्ग आश्रम इलाके को जोड़ेगा। बजरंग सेतु की लंबाई 132 मीटर है, जबकि चौड़ाई 8 मीटर। हल्के वाहन यानी छोटी गाड़ियों के लिए इसमें 2.5 मीटर की 2 लाइन बनाई गई हैं। पुल के बाहर की दोनों तरफ 1.5 मीटर का रास्ता पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होगा, जिसके फ्लोर में कांच लगा होगा। इतना ही नहीं, गंगा नदी के ऊपर बने इस पुल पर 10 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन पुल है, यानी अब इस पर ज्यादा मूवमेंट होगा तो पुल में झूले की तरह मूवमेंट होगा। यात्रियों के आकर्षण के लिए पुल के दोनों एंट्री पॉइंट केदारनाथ धाम की तरह बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिस तरीके से लक्ष्मण झूला एक सस्पेंशन ब्रिज था। और इंजीनियर्स का कहना है कि जब इसमें भीड़ बढ़ेगी तो एक हल्का मूवमेंट इस पुल में रहेगा। यानी लक्ष्मण झूला में जो लोग चलते थे, वो जो फील था, वो फील इस पुल पर भी लोग महसूस कर सकेंगे। और खास बात यह है कि तीर्थ नगरी और योग नगरी ऋषिकेश में इस पुल को बनाया जा रहा है, इसलिए पुल के दोनों तरफ जो एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है, या केदारनाथ मंदिर की तरह एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि लोगों को यहां पर देवभूमि का एहसास हो। और बजरंग सेतु इसे नाम दिया गया है। तो जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, राम सेतु और अब ऋषिकेश में बजरंग सेतु बनकर तैयार है। सावन में नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए इसे खोलने का प्लान है, जबकि औपचारिक उद्घाटन सितंबर में करने का प्लान है। लक्ष्मण झूला बंद हुए 4 साल हो चुके हैं, जिससे आसपास का कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में गंगा पर बजरंग सेतु बनने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको लक्ष्मण झूला बंद है तो आप क्या करोगे? हमें देखने थोड़ी आ रहे हो, आप वापस चल दोगे। आदमी, दुकानदार, व्यापारी, जो आदमी आएगा जाएगा, रुकेगा, यहाँ खाएगा पिएगा, वही उसी से व्यापार चलता है। अब बिना व्यापार के सब ऐसे पड़े हुए थे कि जिंदा थे। बहुत खुशी है साहब इस बात को लेकर के कि जो है हमारा एक तरीके से जो 4 साल से एक तरह से मंद पड़ा हुआ जो व्यापार है, वो एक उस संगत में, उस स्थिति में आ गया है कि अब वो अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का टूरिस्ट पॉइंट रहा है। देश विदेश के टूरिस्ट इस पुल को देखने और इस पर चहलकदमी करने यहाँ पहुँचते थे, जो अब इतिहास हो चुका। लोगों की उम्मीद है कि लक्ष्मण झूला के बगल में बना बजरंग सेतु अब देश दुनिया में ऋषिकेश की नई पहचान बनेगा। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उधर कोटद्वार के जौनपुर इलाके में एक हफ्ते से पानी का संकट बना हुआ है। सैकड़ों परिवार पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग टैंकरों के भरोसे हैं, लेकिन अब टैंकर भी नहीं आ रहे हैं। लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। जल संस्थान पर लापरवाही के आरोप लोग लगा रहे हैं। परेशानी तो ये तो इस क्षेत्र में जो है एक बेसिक परेशानी बन चुकी है। आए दूसरे दिन पता नहीं जल संस्थान की मोटर किस प्रकार से काम करती है जो फूक जाती है। महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है, महिलाएं पहले बच्चों को तैयार करें, स्कूल का काम करें कि फिर ये पानी भरती रहे। यहाँ समझ ही नहीं आता कि मतलब ये क्षेत्र कर क्या रहा है, यहाँ पर जल संस्थान वाले कर क्या रहे हैं। कल 3-4 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो। गर्मी का समय है, इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। न नहाने के लिए न कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर भी टाइम पर नहीं आ रहे हैं। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान और पवेलियन हाउस के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। सीएम धामी की घोषणा के बाद से खेल विभाग 3 करोड़ 59 लाख के फ्लैट्स मैदान में खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। मैदान में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल के साथ ही हॉकी कोर्ट का निर्माण किया जाना है। आपको बता दें कि नैनीताल फ्लैट्स मैदान को सीएम की घोषणा के बाद खेल विभाग को दे दिया गया है। फेज़ 2 में जो उसमें काम होना है तो उसके लिए लेवलिंग और ड्रेन का कार्य चल रहा है आरईएस के द्वारा। ये करीब लगभग 3.59 करोड़ की लागत से काम होना है, जिसमें आपका लेवलिंग है, ड्रेन वर्क है, बॉक्सिंग रिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड प्रीमियम लीग का दूसरा सीजन अब सितंबर में शुरू होगा, जिसमें तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरे सीजन के खिलाड़ी भी इसमें ज़्यादा होंगे दूसरे सीजन में, और आयोजन भी पहले से बड़ा होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तराखंड ने यूपीएल सीजन 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपीएल इस बार जो हम लोग 2 टीम्स बढ़ा रहे हैं, मेंस में 2 टीम्स और वुमेन्स में 2 टीम्स, टोटल 7 और 5 टीम हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा बंच बढ़ रहा है कि लड़के भी अब WPL खेल चुकी हैं, खेल रही हैं, 4-5 लड़कियाँ खेल रही हैं, इंडिया भी खेल रही हैं, तो पैकेट हमारे बंच बढ़ चुका है, तो टीमें बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता उमड़ रहा है। अब तक 13,50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हर रोज़ 2 से 3 हज़ार भक्त जो हैं वो इस मौसम में भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मॉनसून में श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं हो रही है। सोमवार यानी कि कल 1,817 भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। 11 लाख के पार पहुंच चुकी है बद्री विशाल के दर्शन करने की श्रद्धालुओं की संख्या। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में वन विभाग अनोखी पहल करने जा रहा है। अब आस्था पथों और अमृत सरोवर के आसपास रुद्राक्ष वाटिका विकसित की जाएगी। उत्तराखंड की धरती आस्था, प्रकृति और आध्यात्म की त्रिवेणी रही है। अब इसी भाव को और सशक्त रूप देने जा रहा है राज्य का वन विभाग। प्रदेश के आस्था पथों और अमृत सरोवरों के आसपास अब रुद्राक्ष की वाटिकाएं विकसित की जाएंगी और इसकी शुरुआत होगी इसी हरेला पर्व से। इससे न सिर्फ पर्यावरण को संबल मिलेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रुद्राक्ष हमारा बहुत पवित्र वृक्ष होता है। उसके पौधे रोपित करने का काम आस्था पथ पर, अन्य स्थानों पर ये किया जाएगा और करेंगे। और हरेला पर्व पर 5 लाख पेड़ लगाने का, एक दिन में 5 लाख पौधे रोपित करने का हमने लक्ष्य लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। सभी डिवीजनों से अमृत सरोवरों और आस्था पथों के साथ साथ ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची मांगी जा रही है। इसी हरेला पर्व पर ऐसे चयनित जगहों पर रुद्राक्ष का प्लांटेशन किया जाएगा। सभी वन प्रभागों को निर्देशित किया है कि वो ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां इस प्रकार की वाटिकाएं इस बार हरेला के अंतर्गत रोपित की जा सकती हैं और उसके लिए पौधों की कितनी आवश्यकता होगी। अमृत सरोवर मिशन के तहत बनाए गए जल स्रोत अब सिर्फ वाटर स्टोरेज नहीं होंगे बल्कि रुद्राक्ष की हरियाली से घिरे हुए एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी विकसित किए जाएंगे। देखना होगा कि वन विभाग इसे किस तरह से धरातल पर उतार पाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
कांवड़ यात्रा के दौरान देश भर के शिव भक्त जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऐसे में गंगा में बहने और डूबने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जल पुलिस और एसडीआरएफ घाटों पर तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो देखिए, लगातार ड्रोन के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है ताकि अगर कोई गंगा में बहता हुआ देखा जाए तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए और रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ऐसे बीते दिनों में कई मामले देख लिए गए हैं जहां पर डूबते हुए लोगों को एसडीआरएफ ने देवदूत बन के बचाया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। इससे बहुत ही तेज़ी से ये पता चलता है कि कहीं कोई भक्त डूब तो नहीं रहा। कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी। अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करें। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।